बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज 26 जून है। 26 जून दुनिया भर में मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही के हवाले से दिन मनाया जाता है, और पाकिस्तान में भी आज इस दिन को मंशियात के ख़िलाफ़ अवेयरनेस के लिए मनाया जाएगा। मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे इस हवाले से बात होगी, और आज हम अपने प्रोग्राम में भी मंशियात के ख़िलाफ़ ही बात करेंगे कि इंसदाद मंशियात का आलमी दिन और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। ये है हमारा आज का मौज़ू। मैं आपको कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से जो अदाद शुमार हैं, मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया भर में इस वक्त 7 अरब के करीब आबादी है, और उस 7 अरब के करीब आबादी में से जो 15 से 64 साल के जो लोग हैं, ये 4 अरब हैं। अब इन 4 अरब लोगों में से 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मंशियात के आदी हैं, और ये इस 4 अरब जो टोटल आबादी बनती है, जिसमें 15 से 64 साल के लोग हैं, ये उसका 7% है, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है। और इन 35 करोड़ लोग तो ये दुनिया में, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में 20-22 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ से ज़ायद लोग वो नशे के आदी हैं, वो किसी न किसी नशे में मुब्तला हैं। और अगर सूबों के हिसाब से देखा जाए तो ये जो टोटल जो कुल आपको मैंने आबादी की ऐसी तादाद बताई है कि जो नशे के आदी है, उनमें से 55% लोग सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में नशे के आदी हैं। और क्यों आबादी के लिहाज से बड़ा भी है, ये भी एक उसकी वजह हो सकती है, मगर 55% लोग वो पंजाब से हैं नशे के आदी, और बाकी 45% वो बाकी सूबों में से हैं। और सिर्फ़ और सिर्फ कराची में एक अंदाज़े के मुताबिक 1 मिलियन से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा लोग नशे के आदी हैं। ये नशा, ये मंशियात दीमक की तरह हमारे माशरे को चाट रही है। न जाने कितनी फैमिलीज़, कितने ख़ानदान जो हैं वो सिर्फ़ इस नशे की लत में पड़ने की वजह से, या किसी उनके एक नौजवान के नशे की लत में पड़ने की वजह से वो ख़ानदान जो हैं वो बर्बाद हुए हैं। ये सिलसिला रोकना होगा। पूरी दुनिया में इस हवाले से काम किया जा रहा है। और मैं एक जगह पढ़ रहा था, जो नशे की लत में मुब्तला होता है जो शख्स, और अगर वो उससे निकलना चाहता है और वो निकल आता है, तो वो कोई आम इंसान नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकता है ज़िंदगी में। और जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं कह रहा, हमें नशे ने क्या कहना है, हम वी आर ऑल राइट, तो हमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है, हम इससे कोई नुकसान नहीं होता है हमारा, उनके असाब मजबूत नहीं। अगर मजबूत असाब के लोग हों तो वो एक लम्हे में छोड़ चुके हों। और ये बड़ी एक मामूली सी एक लाइन होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाता हूँ, मेरे साथ एक ऐसे काबिल मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के वाहिद PhD नारकोटिक्स हैं, और मुसन्निफ़ हैं। 3 किताबों के ड्रग एडिक्शन के हवाले से ये 3 किताबें लिख चुके हैं। सॉरी, पिछले 30 साल से ये ड्रग एडिक्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अमेरिकी हुकूमत की दावत पर कई बार ड्रग डिमांड रिडक्शन स्पेशलिस्ट की हैसियत से जा चुके हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक ख़ान, ड्रग ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। ठीक ठाक, माशाअल्लाह। मेरे साथ मेरे दूसरे मेहमान जो भी गुज़श्ता 30 साल से, तकरीबन 30 साल से ड्रग्स की अवेयरनेस के हवाले से कि किस तरह मतलब इससे दूर रहा जा सकता है और सोसाइटी को एक ड्रग फ्री सोसाइटी बनाया जा सकता है, इस हवाले से काम कर रहे हैं खुर्रम जमाल साहब, जो कि एंटी नारकोटिक्स एक्टिविस्ट हैं। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। जीते रहिए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरे साथ मेरी आज की जो तीसरी मेहमान हैं, ये
के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से काम करती हैं और ट्रेनिंग का काम करती हैं। रूबी साहिबा, आपके में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। ग्रेट। इससे पहले कि हमारी कोई गुफ्तगू शुरू हो और बीच में एक आवाज़ आ जाए कि ब्रेक ले लें, तो हम पहले ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से तफसील से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और आप दोस्तों की कॉल्स और आपका इनपुट भी हमें बहुत ज़रूरी चाहिए होगा। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के हवाले से अपने प्रोग्राम में एक नशिस्त रखे हुए हैं, जिसमें मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं डॉक्टर तारिक खान साहब, मेरे साथ मौजूद हैं खुरम जमाल साहब और रूबी साहिबा। अच्छा खुरम जमाल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। मुझे ये बताइए कि ये जो मंशियात के ख़िलाफ़ जो आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, आज एक मिल के इस जो मंशियात की जो ताकत है उसको कम किया जा रहा है, ये कब से है और इसकी वजह क्या है, ज़रा ये तो बताइएगा। ये जनेवा कन्वेंशन में इसका हुआ था तकरीबन अब से 32 साल पहले अनाउंस कि ये दिन मनाया जाएगा 26 जून आलमी तौर पे इंसदाद मंशियात के लिए। और मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने 30 साल पहले जब मैंने ये दिन का मैंने आगाज़ किया, तो आई एम द पायनियर इन कराची, जिसने ये बेड़ा उठाया है कि जी ये दिन मनाया जाए। तो उस वक्त लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि यार दिन कुछ भी नहीं होता, सब दिन एक से होते हैं। इस दिन का मनाने का मकसद बेसिकली ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस मिले और उनको ये एहसास हो कि हमें भी कुछ करना है। ये एक आलमी मसला है, ये मेरे घर का, आपके घर का, एक मोहल्ले का, एक शहर का, एक मुल्क का मसला नहीं रहा, ये आलमी मसला है। हर आदमी को जो वो कर सकता है इसके लिए। अब मिसाल के तौर पर तारिक साहब ने अपने हिस्से की ईंट रखी कि उन्होंने रिसर्च की किताब लिखी और PhD किया। आपने एक ईंट रखी कि आपने इस पर एक प्रोग्राम किया। रुबाब मेरे साथ बैठी है, इन्होंने एक ईंट ये रखी कि आके अवेयर करें। इसी तरह हम माशरे के हर फ़र्द को ये चाहिए कि वो जो वो कर सकता है वो ज़रूर करे। इस दिन का मकसद ये। सही। अच्छा डॉक्टर तारिक खान साहब, ड्रग्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल अगर तादाद देखी जाए, जरा 35 करोड़ है और सिर्फ पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, जो लोग हैं वो मंशियात के आदी हैं। तो ये अच्छी खासी एक ख़तरे वाली एक मतलब अलामत है ये, और बड़े दादोशुमार बड़े ख़तरे वाले हैं ये। तो इसमें ये बताइए कि नौजवान नस्ल जो है, नौजवान जो है वो क्यों नशे की तरफ जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है, नशे से उन्हें क्या मिलता है जो उस तरफ मतलब इजीली जाते जा रहे हैं? देखें, एक तो मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं। आपने जैसा कि फरमाया कि 1 करोड़ से ज़्यादा मंशियात इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें मंशियात में इसमें ना गुटखा शामिल किया गया है, ना टोबैको को शामिल किया गया है, ना शीशा शामिल किया गया है, ना निस्वार, ना दूसरी चीज़ों को शामिल किया गया है। ये तो फिर 5 करोड़ हो अगर जाएंगे। इसकी तादाद बढ़ा ली जाए तो टोटल 5 करोड़ के करीब गुटखा तमाम एडिक्शन, हम जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं ड्रग्स पे आती है, ड्रग्स में आती है। जैसे कैफ़ीन है, वो ड्रग्स में आप 100 कप पी लेंगे कॉफ़ी तो आप हलाक हो जाएंगे, तो ये ड्रग्स में आती है। हम अगर इसको ले लें 5 करोड़ की करीब हैं, यानी 22 करोड़ की आबादी में पाकिस्तान की 5 करोड़ नशे के आदी लोग हैं, तकरीबन चौथा हिस्सा। ओके, तो मतलब इतनी बड़ी तादाद नशे की तरफ क्यों जा रही है? जी सर, उसकी वजह यह है कि इसमें कई वजूहत हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है तो हम उसमें मुख्तसर से बात करेंगे। जी। उसमें एक तो ये होता है कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, मैं USA जाता हूँ, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ जाता हूँ रिसर्च के लिए, वहाँ पे रिसर्च पे बहुत सबसे ज़्यादा बजट रिसर्च पे होता है।
तो रिसर्च बुनियादी तौर पे ये चीज़ जमा की जाती है कि कितने लोग हैं, क्या डेटा कलेक्ट होता है रिसर्च में, वो ये क्यों पी रहे हैं, उसकी रिसर्च की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्च नहीं होती, किसी भी बीमारी उसका इलाज नहीं होता, सिर्फ दवाई लिख दी जाती है ना, उसको डायग्नोस नहीं किया जाता। तो रिसर्च क्या है, वो डायग्नोस करती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ कोई रिसर्च के इंस्टीट्यूट नहीं है, रिसर्च के कोई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने मास्टर्स सोशल वर्क में किया था। मुझे रिसर्च में जो पहला, मैं तो अभी बैंक का प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर था, मुझे रिसर्च का टॉपिक मिल गया कांच यूनिवर्सिटी में, थीसिस। मुझे अली भी नहीं पता था नार्कोटिक होती क्या है। जब 2 साल का रिसर्च का मुझे मिला, फील्ड वर्क मिला, तो मैंने देखा कितने लोग इससे इन्वॉल्व है, उसकी कॉजेज़ देखी, उसकी वजूहत देखी, वो रिसर्च हुई। फिर वहीं पे मैंने कांच यूनिवर्सिटी में एक NGO की बनाई सोशल वर्क डिपार्टमेंट वालों के साथ। तो इस तरह हम लोग ने बुनियादी तौर पे हम लोगों ने रिसर्च से स्टार्ट किया, ठीक है। अनलकीली शायद आपको यहाँ पे रिसर्च पे 1 रुपया फंड नहीं रखा गया। ड्रग डिमांड रिडक्शन के हवाले से एक सिंगल पेनी नहीं है रिसर्च पे। यहाँ इदारा ही नहीं, तो उसमें फ़ंड कहाँ से आएगा। नहीं तो वो जो एक आलमी सतह पे जो रिसर्च होती है इस हवाले से, वो हेल्पफुल नहीं है सर। आलमी सतह की रिसर्च अपने अपनी कंट्रीज़ में होती है। अच्छा, अपने कंट्रीज़ के सर, वो अपनी कंट्रीज़ में हेल्पफुल होगी ना, हमारी कंट्री में थोड़ी होगी। अब यहाँ की कॉज दूसरी, वहाँ पे वसाइल इतने हैं। अगर वो ड्रग यूज़ करवाए, उसका मामला दूसरा है, पाकिस्तान का मामला दूसरा है ड्रग यूज़ करने में। सही है, सही है, सही है। रुबाब रूबी साहिबा, आप यही सवाल मैं आपके सामने पेश लेके आता हूँ जनाब, कि नौजवानों की बड़ी तादाद नशे की तरफ क्यों जा रही है? जहाँ तक मैं समझती हूँ कि नौजवान, बल्कि टीन एज से ही हम शुरू करें तो ये बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। कैसे? स्पेशली ये कि इनको अपनी ही फैमिली से, अपने ही घरों से टाइम नहीं मिलता बात करने का, बात की सलूशन निकालने का। उसका फिर वो दूसरा अल्टरनेट निकालते हैं कि वो फिर इस तरफ हो जाते हैं। खुरम साहब, आपको क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं कि घर में सिर्फ टाइम ना मिलने की वजह से नशे की आदत होती जा रही है नौजवानों को? इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। इसमें एक वजह ये भी है, दूसरी वजह ये है सबसे बड़ी कि हमारे यहाँ तरबियत नहीं है। बिल्कुल, तरबियत का फुकदान है। तालीम और तरबियत अगर नहीं है तो एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। जैसे रुबाब ने बताया कि माँ बाप ने उन पॉकेट मनी दे दी और उन्होंने समझ लिया कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, अच्छे स्कूल में दाखिल कर दिया, हम समझ लिया हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। हम उन्हें टाइम नहीं देते, हम उनसे चीज़ें शेयर नहीं करते, हम उनको मॉनिटर नहीं करते कि वो कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं। बिल्कुल। जब तक हम उनको नहीं देखेंगे, उनसे वो नहीं समझेंगे, तो ये जो शहर में आया, और ये जो नशा जो है ये थ्रिल पे आता है, करके देखें क्या होगा। एक उम्र होती है, एक एज होती है जो 14-15 साल के, मतलब 12 से 16-17 साल तक, बल्कि आप इसे 20 साल तक ले जाएं, कि जिसमें थ्रिल पे जाते हैं। थ्रिल करके देखें क्या होगा। कुछ नहीं होता। जैसे अभी आपने फन जिक्र के लिए ना, कि क्या होता है मुझे, हमें कुछ कौन नहीं सा हुआ। लग जाना है एक दफ़ा पी के, हम अगर सिगरेट पियेंगे दोस्तों में बैठ के, तो है ना, वो एक सिर्फ शो करने के लिए, या मेरा ख्याल फैशन के लिए, ऐसे हाथ में सिगरेट पड़ के फिल्मों और ड्रामों में स्टाइल देख के जो है ना, उससे मुतासिर होकर अभी तारिक भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके यहाँ सिगरेट पहला स्टेप है। पहला स्टेप, बिल्कुल सिगरेट पहला स्टेप, पहला स्टेप है। हमने एक पोस्टर बनाया था कि एक सिगरेट है, उस पे एक आदमी चलता हुआ जा रहा है और आगे ऐश है, आखिर वो उसका स्टेप है, और आगे ऐश है, उस पर नीचे लिखा हुआ है योर फर्स्ट स्टेप कुड बी द लास्ट। क्योंकि सही बात। अच्छा सर, मैं एक वक्फे की तरफ बढ़ना है मुझे, वक्फे से मैं ज़रा वापस आता हूँ, तो फिर ज़रा ऐसी वो ज़रूरी बात है। करते, वो ज़रूरी है वक्फा। तो जनाब, एक वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। हम कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के हवाले से अपने प्रोग्राम में एक नशिस्त सजाए हुए हैं, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद तारिक ख़ान साहब मौजूद हैं।
मेरे साथ खुरम जमाल साहब हैं और हमारे साथ रुबाब रूबी साहिब हैं, और मेरे इन तीनों मेहमानों में से किसी एक का फ़ोन जो है ना उसकी बेल ऑन है, मेहरबानी जिसकी भी है वो ऑफ़ कर लीजिए। अच्छा जी, और आपसे बात हो रही थी मोबाइल तो ऑन नहीं है। खुरम जमाल साहब, जी आप सर। ये बयान फर्क कर रहे थे कि नशा सबसे पहले सिगरेट के ज़रिए लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो एक टीन एज उसी में जो है ना वो कॉलेज की लाइफ में, स्कूल की लाइफ में आप नशे के आदी होते हैं, तो इस थोड़ा सा इस बारे में और हमें बताइए। देखिए, कानूनन इस वक्त एक कानून बना हुआ है, असेंबली ने पास किया हुआ है कि जहाँ पर स्कूल, कॉलेज या कोई भी तालीमी इदारा है वहाँ से 1000 गज तक कोई सिगरेट की दुकान नहीं होगी। ठीक है, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर तक। तकरीबन 1 हाँ। किलोमीटर। लेकिन यहाँ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। स्कूल के बराबर में आप चलें मेरे साथ सर्वे करने, बराबर में केबिन लगा हुआ है, बच्चे निकलते हैं, रिसेस में जाते हैं, सोटा मारते हैं। देखिए, बच्चों का कसूर कतन नहीं है, मैं कभी नहीं कहूँगा कि उस नस्ल का कसूर है, कसूर हमारा है, कसूर उनके वालिदैन का है, कसूर उनके टीचर्स का है। अच्छा, अब क्यों हो रहा है ये, इसकी भी ये देखिए, स्टूडेंट क्यों जा रहे हैं, हमने उस्ताद से उसका इस्तेकाक छीना हुआ है। आप टीचर जो है वो कुछ कह नहीं सकता, अगर उसने सिगरेट पीते हुए पकड़ भी लिया ना, उसे कुछ नहीं कह सकता, अगले दिन माँ बाप लड़ने आ जाएंगे। आज मैं जहाँ बैठा हूँ, तारिक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये इस बात को सेकंड करेंगे, हम जो बैठे हैं अपने असातिज़ा की वजह से बैठे हैं। बेशक बेशक। आज उस्ताद का वो इस्तेकाक है नहीं है, आप उसे बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, तरबियत नहीं है हो रही, जो तरबियत करता है वो उस्ताद करता है। मगर उसमें भी देखें ना, अब कुछ वाक़यात को देखते हुए असातिज़ा से ये इख्तियार लिया गया है। अब देखें मतलब किस तरह जालिमाना अंदाज से बच्चों को पीटते हुए। मैंने अब तो सोशल तशद्दुद की मीडिया- बात नहीं की, मतलब मैंने कहा उसी को देखें, उसी एक खौफ और उसी अथॉरिटी की वजह से एक गलत इस्तेमाल हो रहा था। नहीं, ये उसकी वजह नहीं है, उसकी वजह ये नहीं है, ये वजह नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, उसकी वजह यह है कि तालीम बिक रही है, आप तालीम हासिल नहीं कर रहा, एक तालीम मदरसे खरीद में रहा है। एक बच्चे को मारा जा रहा है, नहीं, मार मारे मार नहीं, के उसका आप बुरा मारने का हाल कर मतलब- दिया उसने टीचर ने। देखिए, तो ज़रूरी उसे नहीं तो ये तो होता कि छीनना उसे ही है ना डंडे से इख्तियार मारे, उससे। लेकिन उस्ताद का एक रुतबा तो है। हाँ, रुतबा तो आज आपने भी। उसका रुतबा मुतासिर कर दिया है, आपने उसका रुतबा उससे छीन लिया है। सही। तरबियत, वो जो 5 घंटे होते हैं ना, स्कूल के 4-5 घंटे जो होते हैं ना, वही आपकी पूरी ज़िंदगी में चलते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो निज़ाम चल रहा है इसमें ऐसे ही नशे की तरफ नौजवान जाएंगे अभी। भाई, जो बोएंगे वही काटेंगे ना, हम बो क्या रहे हैं। ठीक है। अच्छा रुबाब साहिबा, ये बताइए कि अगर कोई शख्स नशे का आदी है, ठीक है, तो काउंसलिंग किसकी होनी चाहिए, उस शख्स की या उसके घर वालों की या फैमिली की या उन लोगों की जिनकी वजह से वो नशे की लत में पड़ा है? जी बिल्कुल, ये मैं यहाँ स्पेशल कहूँगी, वालिदैन की काउंसलिंग होनी चाहिए कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक टाइम मैनेजमेंट नहीं दिया है, क्योंकि उसकी भी एक वजह है, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है उसमें हर पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, वो फ्री नहीं हैं, और अगर फ्री हैं भी, घर में भी हैं, तो आजकल की माएँ बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हैं। उसकी वजह से बच्चे जो है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि बच्चे बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से वो इस तरफ, क्योंकि वो अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारा इंतशार भरा, वो कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, और उनकी सुनने वाला कोई ना ही टीचर्स हैं, ना ही असातिज़ा हैं, और ना ही वालिदैन हैं। तो ठीक है। इस वजह से मैं ये समझती हूँ कि वालिदैन की सबसे पहले काउंसलिंग की जाए, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि आपका बच्चा इस तरफ क्यों गया। ठीक है। आपने उसको जाना नहीं, आपने उसको पहचाना नहीं, आपने उसको टाइम नहीं दिया, वो किस वक्त क्या कर रहा था, आपने उसकी दिल की बात क्यों नहीं सुनी। ठीक है, तो आपके कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो नशे की तरफ बच्चे कहना चाहते हैं, तो ये बच्चे नशे अब से बच्चे माइंड अपने फ्रेश हो हर- जाता है? बिल्कुल। किससे? नशे नहीं, से। वो सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं अपने माइंड को, अच्छा।
सेल्फ मेडिकेट, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमें एक, जब वो छोटी सी एग्जांपल देते हैं ना कि नशा शुरू कहाँ से हुआ, एक सिगरेट से, जिसको आम पब्लिक एक आम सी चीज़ समझती है। तो वो ये समझते हैं कि सिगरेट पीने से सुकून महसूस होता है, वो रिलीफ की तरफ जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हम सिगरेट की तरफ या फिर उसकी डोज बढ़ाते जाएंगे तो हम सुकून में रहेंगे। छोटा सा लफ्ज़ है सुकून, और सुकून सिर्फ हम नहीं चाहते सर, सुकून बच्चे भी चाहते हैं। 2 साल का, 2.5 साल का, 5 साल का बच्चा भी सुकून चाहता है। सुकून तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब का मकसद सुकून ही है। किसी को काम करके सुकून मिलता है, किसी को नहीं तंग मिलता, करके मिलता है, नहीं मिलता, किसी को लेकिन नशा करके मिलता है, किसी को अल्लाह की याद में सुकून मिलता है, जहाँ जहाँ सब कुछ है। मगर सुकून जो है वो इस एज में, टीन एज में जो बच्चे हैं उन्हें मतलब ऐसी वो कौन सी कमी होती है, वो सुकून ढूंढ रहे होते हैं नशे में जाकर सिगरेट पी। मेरा ख्याल है ये हर स्कूल कॉलेज में ना एक कोने पे कुछ एक ग्रुप होता है स्मोकर्स का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्कूल, बल्कि स्कूल से ही शुरू होता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आम प्रोवाइड किया जाता है, नशा आम प्रोवाइड किया जाता है। और बेसिकली इसी वजह से उनको जब आसानी से चीज़ प्रोवाइड हो जाती है तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को पुरसुकून करने के लिए कि हम अगर हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है, असातिज़ा या वालिदैन या घर में कोई हमें टाइम नहीं दे रहा है, तो हम अगर ये करेंगे, कर लेंगे ये वाला काम, तो इससे हमें रिलीफ मिलेगा। सही है, That's ठीक it. हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये बात सच है, ऐसा ही है या एक ऐसा भी होता है कि बच्चे वो जो 17-18 साल की वो जो एज है वो बड़ी एक ऐसी एज होती है कि वो अपने आप को बच्चा मुकम्मल समझ रहा होता है, किसी की बात सुनने को वो तैयार नहीं होता, अपनी अकल को पूरा मुकम्मल समझ रहा होता है और कहता है मुझे कौन सा नशा लग जाना है, मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। ये एलिमेंट कितना होता है इसमें? फ़हीम साहब, अभी जैसे कि मैडम ने फरमाया कि माँ बाप बच्चों पर नज़र नहीं रखते। आजकल के बच्चे, जो माँ बाप, जो बच्चे होते हैं 2 या 4 होते हैं किसी घर में, या 3, कम हो गई ना तादाद। पहले 12 बच्चे होते थे, 10 बच्चे होते थे, लेकिन जब तो नहीं था ये। उस वक्त भी माँ बाप शेयर नहीं करते थे उनके साथ बैठ के, मतलब बातें नहीं सुनते थे, भी नहीं करते थे। 10 बच्चों को कहाँ देंगे, 10-12 बच्चों को कहाँ देखेंगे वो? सही है। अभी 2 बच्चों को नहीं। बात मुझे थोड़ा सा मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं वही सुनना चाह रहा हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है कि वो 10-12 बच्चों को जब वो नहीं दे सकते, 12 बच्चों को कहाँ माँ या बाप देखेंगे? सबकी काउंसलिंग तो करने से है ना। सही है। बात ये है कि हमारा सिस्टम ख़राब हुआ है, पूरा सिस्टम। सिर्फ माँ बाप नहीं है, टीचर्स नहीं है, इसमें गवर्नमेंट नहीं, पूरा सिस्टम। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, असल जो मैंने हज़ारों तादाद में पाकिस्तान और दुनिया भर में रिसर्च में इंटरव्यूज़ किए हैं, इंटरव्यूज़ में जो चीज़ें हम अक्स करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, वो जो फाइंड आउट करते हैं, वो हम ये चीज़ें करते हैं कि सिस्टम आपका क्या है। 10-12 बच्चे थे, सब तमीज़दार थे, सब अच्छे बच्चे होते थे, उनमें से कोई नशे वाला नहीं था। हमें याद है कि हम भी 10-12 बहन भाई थे, लेकिन कोई भी किसी नशे की तरफ नहीं गया। अब वो एक है तो वो एक नशे की तरफ। बात ये कि बच्चे को बुनियादी तौर पे जो माँ की गोद होती है तरबियत का ना, हमें क्या होता है कि हम बच्चे को एक अच्छा स्टूडेंट, चाहे पेरेंट्स हो या टीचर हो, एक अच्छा स्टूडेंट बनाना है, यानी उसको पढ़ाई में नंबर 1 लाना है, अच्छा इंसान नहीं बनाना। पहले आप नबी सल्लल्लाहु रहमतुल आलमीन थे, सबके लिए रहमतुल आलमीन थे। सबसे पहला मज़हब इंसानियत का मज़हब है, उसके बाद कोई दूसरा मज़हब आता है। ठीक है, हमारी इंसानियत नहीं सिखाई जा रही। बिल्कुल सही है। हमें जो है आपको कहने का मतलब है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ में, उन्हें अपनी तरजीहात बदलनी होंगी अपने बच्चों के हवाले से। ठीक है, और सिस्टम जो है वो ख़राब है। इस ख़राब सिस्टम के हवाले से मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा, किस तरह आप इसे ख़राब समझते हैं और कैसे इसे ठीक करने का इरादा रखते हैं। एक वक्फ़े का वक्त है जी, वक्फ़े से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुबाब साहिबा, आप तशरीफ़ लाई, एक अच्छा इनपुट रहा आपका। तो दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम इंसदाद मंशियात के हवाले से बात कर रहे हैं और मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक खान साहब, जो कि
मंशियात के आदि लोगों के इलाज के हवाले से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, और जो काफ़ी सारी किताबें वगैरह भी इनकी पब्लिश हो चुकी हैं ड्रग एडिक्शन के हवाले से। खुर्रम जमाल साहब हैं, ये बड़े माशाल्लाह एक टैलेंटेड इंसान है, इसी हवाले से कई दहाइयों से काम कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से। इनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं हो रहा इस तरह अगर माशाल्लाह काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। और मेरे अभी तीसरे मेहमान जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और ये नौजवानों के लिए एक बहुत ही एक पसंदीदा शख्सियत भी हैं। ट्रेनिंग करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ख़ास अपना किरदार अदा करते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि साइकोलॉजिकली जो नशे की तरफ किस तरह बढ़ते हैं और हम किस तरह सोसाइटी में इसे ख़त्म कर सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैन गोपलानी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। अच्छा खुर्रम जमाल साहब, जैसा कि वक्फे से पहले हमें डॉक्टर साहब ने ये बताया कि ये सारा जो मसला है ये सिस्टम की ख़राबी का है, ठीक है? तो आप ज़रा उसको किस तरह उसकी तरह तशरीह करेंगे, और सिस्टम की ख़राबी आपकी नज़र में क्या है, कैसे ठीक हो सकती है ये? सिस्टम की ख़राबी मुझे पाकिस्तान के बारे में तो नहीं, मैं कराची के बारे में कह सकता हूँ। बरमला पाकिस्तान के कहूँगा। बारे में नहीं पता आपको? मैं क्यों, मतलब जो मुझे वन हैंड पता है वो मैं बात करूँ। सही है, जहाँ आपने रिसर्च की, जहाँ आप ठीक है। ठीक है। कराची में जो निज़ाम ख़राब हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि थाने बिक रहे हैं, थाने बिकते हैं, थाने बिकते हैं। अच्छा, निज़ाम ख़राब है। ठीक है। कोई थाना, मुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे को बता दें कोई मेरिट पे एसएचओ बैठा हुआ, 120 थाने। ठीक है, मतलब वो पता नहीं तो वो जराइम पाल रहा है, वो जराइम पाल रहा है। मैं आप ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ कि आज पुलिस ख़त्म कर दें, 50% की गारंटी है कि जराइम आपके खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। पुलिस को ख़त्म कर दें, आपके 50% जराइम ख़त्म हो जाएंगे। केड़े पासे लेके चले वाला वाले हो? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अच्छा, रियलिटी है। ठीक है। मैंने ये तो सुना है कि जैसे जो अगर जहाँ पे कोई अगर शराब खाने हैं या कोई शराब फरोशी की जो दुकानें हैं या कोई दूसरे भी जो जहाँ नशे की अद्वियात वगैरह अगर फ़रोख्त हो रही हैं, तो वो थाने वालों को, पुलिस को इस चीज़ का इल्म होता है, और वो मतलब उनके मतलब परमिशन तो नहीं इस तरह कही जा सकती, मगर उनके नॉलेज में होती हैं चीज़ें। देखिए, आपको याद होगा अक्टूबर 2017 में शराब की दुकानें बंद हुई थी। उसके बाद ये लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ने 27 नवंबर 2017 को एक ऑर्डर के तहत वो दुकानें खोलने का इजाज़त दी कि इसके एक पैरामीटर्स बनाएं कि कितने हिंदू हैं, कितने लोग यहाँ शराब पीते हैं, उसका उनका बाकायदा परमिट बनाया जाए। लेकिन बदकिस्मती अदारों की और उन लोगों की कि उन्होंने मिली भगत के तहत वो उस फाइल को आगे बढ़ाए नहीं। आज 1.5-2 साल हो गए हैं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। ठीक है। ये निज़ाम की ख़राबी है। अब आप दूसरी तरफ, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे एडिक्शन की। इस वक्त कराची में 1 मिलियन जो एडिक्ट हैं, जिसमें गुटखा शामिल नहीं है, गुटखा और मैनपुरी और ये जो चीज़ें शामिल नहीं हैं, जबकि मैनपुरी और गुटखे पे भी पाबंदी है। सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, असेंबली से बिल पास हो चुका है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। 20% इसमें मज़ा क्या आता है वैसे ये गुटखा मैनपुरी अब वगैरह? ये पी के बताऊँगा। हैं, मैंने पिया नहीं, मुझे कोई मज़ा नहीं है। तो जो उसमें से जो 20% है वो हीरोइन है। अच्छा, मीन्स के 2 लाख जो है वो हीरोइन पीने वाले हैं। जो 8 लाख हैं वो इंजेक्ट और दूसरे नशे कर रहे हैं। वो सिनेरियो ना एक्साइज का बनता है, ना पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का बनता है, ना वो कस्टम का बनता है, ना वो और दूसरे। ये बनता है टोटली ड्रग इंस्पेक्टर और इलाका पुलिस कि वो इंजेक्शन जो प्रोहिबिटेड है। अब देखें, आप सड़क पे जाएंगे तो आपको इंजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। अभी हम दूसरे नशों की बात नहीं कर रहे हैं जो मतलब जिसमें
ये भंग है, नहीं वो है, वो इसमें आ गए ना, 80% में चले गए वो। हशीश वगैरह है और ये सारी चीज़ें। अब देखिए इस वक्त एक और इशू आया हुआ है, आइस, कोकेन। ये पाकिस्तान या नहीं, अमेरिका से अमेरिका में बनती है ना ये, यहाँ तो नहीं है। अमेरिका और दूसरे जो यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ ये प्रोडक्शन होती है ना। पाकिस्तान में तो कोकेन नहीं बनती। ये मेरा ख्याल है तारिक भाई मुझसे बेहतर, कोलंबिया में और अमेरिका में नहीं, कोलंबिया में कोकेन बनती है। पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कोकेन नहीं बनती है, और ठीक है। दुनिया का महंगा तरीन नशा है। जी हाँ, सही है। एक ये इस बारे में तो आपने बताया, क्योंकि आपने अभी 10 बजे जो है वो हमें खुदा हाफिज़ कहना है और एक दूसरी जगह पे अपीयरेंस देनी है आपने, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान में एक प्रॉपर एक फोर्स है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ठीक है। ये इस फोर्स का किरदार कहाँ पे है जब पाकिस्तान की 1/4 आबादी वो किसी न किसी तरह किसी नशे में की लत में लगी हुई है, और स्कूल के 1000 वो आप बता रहे हैं गज़ के करीब जो है किसी भी स्कूल के, वहाँ पान शॉप या सिगरेट शॉप नहीं होनी चाहिए, टोबैको शॉप वहाँ पे मौजूद हैं। आपने कहा मजाक उड़ रहा है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों में जब बैन हो चुका है शीशा, आज जिस जगह आप बैठे हुए हैं कराची में, यहाँ से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर आपको कई जगहों पे शीशा मिल जाएगा। आप सिर्फ पूछें कि ये कैसे आप तक पहुँच रहा है तो आपको बताएंगे कि ये महीने का हम इन्हें इतने लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स कहाँ रह गई, उसमें नशा यहाँ तक पहुँचता कैसे और करते क्यों लोग? अब थोड़ा सा आपको इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स बेसिकली एक लॉ एनफोर्समेंट वो इदारा है जो बड़े केसेस पे तवज्जो है। टोटल उसकी स्ट्रेंथ जो है पूरे पाकिस्तान में वो 3000 है, जर्नल से लेकर सिपाही तक। कराची में उसके 3 थाने हैं टोटल। बेशक 3000 है, मगर उनकी अथॉरिटी कितनी है? अथॉरिटी वो सिगरेट की दुकान थोड़ी बंद कराएंगे। तो फिर क्या काम करते हैं वो तो बल्क, मैंने आपसे कहा स्मगलिंग रोक रहे हो, रुक जाती है। अब चरस यहाँ कराची में तो नहीं बनती, आप देखें कितनी पीते हैं लोग यहाँ पे। 100% यहाँ तो नहीं होती। 100% नहीं रुक सकती, कोई भी नहीं रोक सकता। अमेरिका नहीं रोक सकता। 50% रोकी है आपने? आपके यहाँ इस वक्त 80% रुकी हुई है। अच्छा, जितना ये तो आपका तो ये तो एक रास्ता है, आपके यहाँ नहीं बनती। ये एक ऐसा इस वक्त का नशा है कि जो कोई डॉक्टर भी पी रहा है, मजदूर भी पी रहा है, बैंकर भी पी रहा है, उन्हें इतनी इजीली सब कुछ मुयसर है। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर साहब क्या ये बात सच नहीं है कि ऐसा नहीं है? सर बिल्कुल आपने फ़हीम साहब सही फरमाया कि आपकी एक फ़ोन कॉल पे आपको जो चीज़ चाहिए आपके घर के दरवाजे पे देख के जाएगा। ठीक है, तो वो एक फ़ोन कॉल पे, यानी इतना इजीली अवेलेबल है। मैंने काफ़ी फ़ीमेल का काफ़ी ट्रीटमेंट के चैनल्स के हवाले से मुझे मेरा नंबर कहा जाता है, तो कुछ जो लोग हैं ना जो सेंटर्स में नहीं ले जा सकते अपनी बेटियों को, तो वो हम जैसे लोगों से रब्ता करते हैं और एक पर्दे में रहते हुए वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो एक राजदारी में बच्चियों का मामला होता है, तो आप यकीन माने कि उसमें मेडिकल की स्टूडेंट होती हैं, उसमें डॉक्टर लड़कियां होती हैं, उसमें इवन मैंने 9 क्लास की स्टूडेंट लड़कियों तक का ट्रीटमेंट किया है, क्योंकि बड़ा खुफिया होता है, उसमें इज्जत की बात होती है। तो मसला ये है कि हम असल में अभी थोड़ी देर बाद ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, जैसा कि बिल्कुल आएंगे। अभी ये वक्फे से एक वक्फे की तरफ बढ़ना है हमने एक कुछ देर में, तो मैं उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा खुरम जमाल साहब से जितना हम बात कर सकते हैं इनसे कर लें। तो खुरम साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से मज़ीद, क्योंकि अब आखिरी कुछ लम्हात है हमारे पास। देखिए मैंने आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये ना रोके, आप 80% 90% रुक जाती है आपकी। ये ट्रांजिट है, ये रास्ता है। यहाँ पाकिस्तान में कोई हीरोइन नहीं बनती, कोई चर्च नहीं बनती। यानी आपका कहने का मतलब है अगर एंटी नारकोटिक्स अगर अपना काम ना करे तो ये तो लोगों के घर में राशन की तरह नशा बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, ऐसा ही है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा, मैं ऐसी बात नहीं है कि एंटी नारकोटिक फोर्स ठीक है, उनकी तादाद महदूद है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है उनके पास। ज़्यादा पता है पाक आर्मी के लोग आते हैं, उनके पावर बहुत ज़्यादा है। वो अपने पावर को वो दूसरे इदारों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनकी तादाद कम है ना, लेकिन पुलिस की एक्साइज की उनका ज़्यादा, पाक आर्मी का माशाल्लाह पावर अल्लाह पाक ने बहुत दिया उनको।
उस पावर को अगर वो सबसे बड़ी उनकी एक जो मुझे नहीं ज़ाती तौर पे उन्होंने अपने पास एक्सपर्टीज़ नहीं लिए हुए। अब जैसे मैं एक PhD हूँ एंटी नार्कोटिक के 30 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे किसी एंटी नार्कोटिक फोर्स में एज ए कंसल्टेंट लेना चाहिए था ताकि मेरा तजर्बा है, मेरे तजर्बे से उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए था जी हाँ। कि मैं उनको एडवाइजेस दूंगा, लेकिन नहीं लेते ना। ठीक हो गया सर, ब्रेक की तरफ हमने बढ़ना है। कोई पैगाम देना चाहते हैं आज दिन के हवाले से? मेरा पैगाम ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था, मैं वही दोबारा रिपीट करूँगा कि आज का दिन का मकसद ये है कि आप उस अबाबील की तरह अपना काम करें जिससे ये पूछा गया जब वो एक पैगंबर को जलाया गया, आग में डाला गया, तो उस अबाबील ने पानी की चोंच में पानी डाल रही थी, तो उसे पूछा कि क्या तुम ये आग बुझा लोगे? उसने कहा नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं आग बुझाऊंगी नहीं, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। सही है, हम सबको अपना काम ठीक हो गया। सर जी थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ बहुत और अभी आपकी की हुई बातों पर रोशनी डालेंगे। हमारे डॉक्टर साहब और जैन गोपलानी साहब बड़ी तनकीदी नज़रों से देख रहे हैं आपको, पता नहीं क्या होने वाला है। लो जी, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। माजरत भी चाहता हूँ कि हमने अभी इस घंटे में जो है ना वो कॉल्स शामिल नहीं की है, मगर अभी जैसे ही आएंगे तो फिर कॉल्स भी शामिल करेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं खुर्रम जमाल साहब का। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम इंसदाद मंशियात के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद तारिक ख़ान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जैन गोपलानी साहब। जैन भैया, आप ये बताइए कि नौजवान नशे की लत में जब पड़ते हैं तो उसमें सबसे बड़ा किरदार किसका होता है? उनके अपने कमज़ोर जहन का, कमज़ोर असाब का, या उनके अपने ख़ानदान का? सबसे पहले तो कमज़ोर जहन। क्यों? देखिए, बात है कि बहुत सारी मैं अच्छी अच्छी बातें कर सकता हूँ जो मेरे लिए सच है, उनके लिए नहीं है। बहुत चीज़ें कह सकता हूँ कि आप ये कर लें, आप वो कर लें, बट ये पहले देखो कि क्या वो बंदा जहनी तौर पे फिट है या नहीं है। जहनी फिटनेस कैसे आती है? अगर घर का माहौल ही ऐसा है जहाँ पे अब्बू जो है वो रोज़ किसी बात पे जो होता है वो ओला डाला हुआ होता है, पैसे यहाँ चले गए, पैसे वहाँ चले गए, ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, एक्सरसाइज, और वहाँ पे वो बच्चा कॉन्स्टेंटली प्रेशर में चले जा रहा है। तुम अगर पढ़ोगे नहीं तो ये होगा, तुम अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो ये होगा, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, पैसे ही नहीं आएंगे। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और इस प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इस प्रेशर की वजह से वो नशे की लत में भी लगता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बच्चे खुदकुशी भी करते हैं प्रेशर की वजह से, और कई बार ये भी देखा है कि वो पूरी तरह हर चीज़ छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ये वो प्रेशर है जो घर का चल रहा है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो जहनी तौर पे फिट नहीं है। मिसाल के तौर पे ऐसे बहुत सारे नौजवानों की पार्टी होती है जहाँ पे ऐसी बहुत सारी महफिलें होती हैं जहाँ पे 4 लड़के सिगरेट पीते हैं और 3 नहीं पीते और 2 नहीं पीते, और वो ऐसे लोगों के साथ बैठते जरूर मगर वो पीते नहीं है। क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो मेंटली शुरुआत से ही इतने फिट है कि वो जानते हैं कि शायद उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के नशे की लत में आने के लिए। एक तो ये बात समझने की लाजमी है। दूसरी बात है पेरेंटिंग की, जहाँ बात होती है ना, तो फायदा तो उन्हें भी उतना ही पहुंच रहा होता है जितना 4 को पहुंच रहा था वो पैसिव स्मोकिंग से जो हो रहा होता है। चलो वो अलग बात है, पैसिव स्मोकिंग इज स्टिल 10 टाइम्स लेस हार्मफुल देन एक्टिव स्मोकिंग। नहीं यार, सही है। अगर एक से आप 10 से मार खाओगे, यहाँ से सिर्फ 1 से मार खाओगे। और वैसे भी यार जो पोल्यूशन माशाल्लाह हमारे शहर में है, वो तो हम वैसे ही सदर मार्केट में जाओ 10 सिगरेट वैसे पी लेते हो वहाँ पे, तो नॉर्मल तो ये बात भी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ समझने की ये है कि यार क्या वजह है कि हमारे वालिदैन तमाम बातें करते हैं जहाँ पे उन्हें डांटते हैं, इस्लामी रेफरेंसेस देते हैं, मगर सही तरह बैठ के समझाते नहीं है कि बेटा जिस्म के साथ होगा क्या। क्यों नहीं होता कि यहाँ पे ये प्रैक्टिसेस के बच्चों को जहाँ आप चिड़ियाघर लेके जाते हो, एक बार किसी रेहैब दिखाने ले जाओ कि बेटा अगर इसमें चले गए ना तो इसी की तरह पड़े रहोगे कि यूँ उछलेगी बॉडी। यही हाल होता है ना जब छुपा रहे होते लोगों को ड्रग्स, पागलों की तरह उछल रहे होते हैं, हालत ख़राब होती जिस्म की। शुरुआत में ही दिखा दो बच्चे को। हमने जो है ना वो एक काले भऊ से जो फेयर डाला हुआ है, इसका फेयर नहीं डाला हुआ हमने लोगों को। ये बोलते कि एक बाबा आ जाएगा लेने के लिए, ये नहीं बोलते कि बेटा इसमें जाओगे जिस्म का ये हाल हो जाएगा। ठीक है, हमने वैसे भी एक और भी मेरा ख्याल है कि मीडिया में भी, जो फिल्म्स टीवी पे भी हमने
वो जो इससे मुतासिर लोग हैं उनकी जो असल हालत है वो कभी नहीं दिखाई है। हमने फ़ैशन और ख़ूबसूरती के लिए जो है हमेशा दिखाते रहे कि कोई एक बहुत पावरफुल आदमी है तो वो ड्रिंक कर रहा है, बिल्कुल। या कोई हीरो है तो वो शराब पी रहा है। तो एक खूबसूरत सी लड़की आती है और वो उसके कहने पे वो उससे मोहब्बत होती है और वो शराब छोड़ देता है। ये भी दिखाया हुआ है कि एक इंसान के आने से वो उसका फ़ौरन जो इश्क था वो शराब के नशे के साथ वो एक इंसान की तरफ हो गया। तो मेरा ख्याल है कि एक इंसान जो है अगर उसे वाकई एक कामिल पीर भी मिल जाए ना, किसी को एक वाकई अच्छा उस्ताद मिल जाए, तो उसका जो इश्क मजाजी से उसका सफ़र फ़ौरन इश्क हकीकी की तरफ शुरू हो जाता है। तो क्यों सर, तो कौन से वो लोग हैं जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं एक नशे के आदी शख्स की ज़िंदगी के करीब जो लोग होते हैं उनमें से, उसकी फैमिली में से, उसके दोस्तों में से कौन लोग हैं जो सही रोल अदा कर सकते हैं उसको उसमें से निकालने के लिए? सर मेरा जो मैंने देखा जो बीता, मेरे कुछ लोग मुख्तलिफ बड़े लेवल के लोगों से बात हुई। पहले बहुत वो बिगड़े हुए थे, वो शराब के और मुख्तलिफ चीज़ों में थे। मैंने उनसे मालूम किया कि ये अचानक ख्वाब देखा था, चेंज हो गए बिल्कुल ना, वो रिलीजियस हो गए क्या। मैंने क्या बोले यार, वो एक पीर साहब थे मुर्शद, उनकी नज़र पड़ गई ना। अच्छा, तो नज़र पड़ गई, तो मैंने नज़र पड़ गई, अच्छा मैं रिसर्चर हूँ, मैं जाता हूँ कि आखिर तक जाता हूँ क्या है ना। तो आजकल सूरह रहमान से इलाज बहुत आम हो रहा है, तो वो लाहौर से आए हुए थे बाबा साहब, तो काफ़ी सालों पहले किया, तो वफ़ात पा चुके हैं। मैंने उनके सामने यानी कई बिगड़े हुए लोगों को ठीक होते देखा है। लाहौर में बाज़ार हुसन से हीरा मंडी से 450 लड़कियों की उन्होंने वहाँ से रुखसत करके शादियाँ करवाई। वो मैं उनसे का बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं हालांकि PhD रिसर्चर, हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मैं उनको तस्लीम करता हूँ। उन्होंने 450 तवाइफ़ों को अच्छे रास्ते पे दिखा के शादियाँ करवाई, वहाँ से निकाला उन्होंने। वो अरबपति थे, तमाम करोड़पति थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वहाँ आस्ताना अपना या जो भी ठिकाना बना लिया एक कमरे का, और उस पर उन्होंने वहाँ पे शुरू किया। तो किसी को एडिक्शन से कैसे निकाला जा सकता है? आपने देखें, एडिक्शन के निकालने का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन अगर आप समझे तो बहुत बड़ा है। जैसे मेरा जो ट्रीटमेंट है ना, इलाज करने का तरीका इन लोगों से बहुत मुख्तलिफ है। मैंने USA गया, यूरोप जाता हूँ, मेरा तरीका जो है, मैंने अपने हॉस्पिटल में मैंने जो खोला था वो बंद हो गया, 10 साल मुफ्त इलाज किया, तो मैं खुद इलाज के काबिल हो गया। तो यहाँ कोई फंड नहीं देता ना, कि बोलते हैं ये तो हीरोइन चाहिए, कोई तरस नहीं खाता उस बेचारे पे। हालांकि WHO ने इसको एक बीमारी डिक्लेयर किया है, ये बीमारी है, क्योंकि जब आपकी मेंटल जो ब्रेन ना केमिकल्स चेंज होते हैं ना, तो ये मेंटल डिसऑर्डर कहलाता है ना, ये बीमारी है। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती का अवेयरनेस नहीं है, लोग तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है कि ये बीमारी है ना। ये साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते, बोले कि हम पागल हैं कि हम जाएं, हालांकि छोटी सी बात भी होती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाया जाता है, कोई प्रॉब्लम का हल ढूंढा जाता है। ये समझते हैं कि अगर मैं चला गया तो लोग बोलेंगे अभी ये तो पागल है, टैबू है मार्केट। यानी यहाँ अवेयरनेस नहीं, लोगों को शऊर नहीं है ना। शऊर बड़ा ज़रूरी है। अब ये ड्रग एडिक्शन का जैसे मैं ट्रीटमेंट करता हूँ ना, मैं सबसे पहले तो उसकी फैमिली की काउंसलिंग करता हूँ, फिर उसको मोटिवेट करता हूँ इलाज के लिए, भाई इलाज कराओ, मोटिवेशन होती है ना, मोटिवेट किया जाता है। उसका जब मोटिवेट करके बाद उसको हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके आते हैं। ट्रीटमेंट में देखें, जो डिटॉक्स होता है वो 10 डेज़ का होता है, 1 हफ्ते से लेके 10 दिन का उनको मुख्तलिफ डिपेंड करता है। अगर उसको वो छोड़ा है, उसको क्रेविंग होती है ड्रग छोड़ने में, चाहे वो आइस हो, हेरोइन हो, कोई भी क्रेविंग होती है, तोड़ जिसको वो लोग अपनी ज़ुबान में तोड़ बोलते हैं, तोड़ होती है, तो उसके लिए आप पेन किलर होती हैं, कुछ एंटी एंजाइटी टेबलेट्स होती हैं। तो यही नशावर जो चीज़ें होती हैं ये भी तो थोड़ी थोड़ी मकदार में हमने देखा सुना है कि वो भी दी जाती हैं, इन्हें दी जाती हैं, कि देनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक नशे से दूसरे के नशे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा। और जबकि आप अगर जेलों में जाएंगे, तो मैं जेलों में भी गया हूँ, जेलों में सिर्फ आपको जो वहाँ पे मिलेंगे वो उनको सिर्फ नहलाते हैं। होता है कि जब आप सुबह सो के उठते ना, तो आप जब नहाने के बाद आप देखें कितने फ्रेश हो जाते हैं। होता है कि आपकी जो ब्रेन में केमिकल होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं ना, बैलेंस हो जाते हैं उनका। जब आप नहाते हैं तो अपनी जगह पे आ जाते हैं। जो ड्रग यूज़र्स है ना, जितना नहाएगा, जितना पानी से नहाएगा ना, उतना वो जल्दी ठीक होगा, उसकी क्रेविंग कम होगी ना।
तो हम 20-25-30 दफ़ा उसको बोलते ना हो, उसको पेन किलर दे दिया, अगर वोमिटिंग होती है उसको तो उसको वोमिटिंग की टेबलेट दे दी, या अगर उसको डायरिया यानी देखते हैं कि कौन सा डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अव्वल तो सेंटर सब छोटी छोटी दुकानें कमर्शियल, कोई लाख कोई 1.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई 60-70 हज़ार रुपये ले रहा है ट्रीटमेंट की। दुकानें बनाई हुई, किसी के पास कोई डिग्री नहीं है, 28 डिग्री का कोई मालिक ही नहीं है ना। तो ये सब बिजनेस सब कोई काम नहीं हो रहा, सब चोर बाजार है। ठीक है। फिर सर ये देखें, निज़ाम की तरफ जो है ना इशारा कर रहे हैं कि देख ऐसा निज़ाम बना हुआ है, कोई अगर गलत करने की कोशिश करता है तो उसको कोई खौफ डर नहीं है, वो जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। पाकिस्तान मतलब यहाँ हम आज कोई बात करें तो वो हमारे अंदर का मुसलमान जाग जाए जनाब कि हमसे बड़े कोई मुसलमान ही नहीं है, इतनी बेहतरीन कौम के हम दावे करना शुरू हो जाते हैं। 1/4 लोग यहाँ पे नशे के आदी हैं, ठीक है, और बाकी सरकार के, तो सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है? ज़रा उसके लिए एक आम आदमी का किरदार क्या हो सकता है? यार सबसे पहले तो ये है कि अपने आसपास पहले लोगों को देखो। सर ने बहुत अच्छी बात की थी ब्रेक में कि पहले ज़माने में 10-12 बच्चे होते थे और कोई नशा नहीं करता था। आज 2 बच्चे कह रहे हैं कि संभाले नहीं जाते। सच बात है, सही है। क्यों नहीं संभाले जा रहे? पहली बात तो ये भी है कि अब जो पहले होता था कि एक दादी एक नानी एक्चुअली माओ को ट्रेन करती थी कि बेटा इस तरह लेके जाना है बच्चों को। अब तो हम न्यूक्लियर फैमिली पे आ गए हैं, अब तो फ़ौरन से अलग होना है क्योंकि हर किसी की लाइफ इंडिपेंडेंट होनी है। अच्छा, दूसरा हम सब कमर्शलाइज्ड हो गए हैं पूरी तरह कि जी हमें कैचअप करना है दुनिया से, हमें कैचअप करना है अपने पड़ोसियों से, अपने ख़ानदान वालों से। हम खुद इतना ज़्यादा फास्ट पेस हो गए हैं कि ये चीज़ें एक्चुअली ड्रग करती क्या है? इट स्लोज यू डाउन, राइट? जब दिमाग इतना पागल हुआ होता है, एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल चल रही होती है, काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तो बंदे ने एक गोली खा ली या उस बंदे ने एक नाक वाला कोकेन ले लिया और वो ठंडा हो गया, वो हौला हो गया। यही चल रहा है पूरी की पूरी बातें। और यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि इस मुल्क का, ये दुनिया का ये हाल है। ये जो बात कर रहे हैं कि जी एंटी नारकोटिक्स वगैरह, ठीक है, सही बात है, ये दुनिया का माफिया है, ये ग्लोबल माफिया है। और हम जो कहते हैं कि ये जो तमाम सॉन्ग्स की बात करते हैं ये भी पेड फॉर है, इनको भी पे किया जाता है कि आपको इस तरह से कहना है कि हर दूसरे गाने में ड्रिंक बोलना है या दारू बोलना है या फिर शराब का नाम लेना है। ये चल रहा है, ये सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग चली जा रही है, ये भी समझने की बात है। यहाँ एज अ सोसाइटी अगर हम इंडिविजुअल भी हैं और अगर हम जानते हैं कि कोई एक नया बंदा जो है वो इस चीज़ में पड़ गया है और शुरुआत में ये, क्या हम एज अ फ्रेंड, एज अ कज़न, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, जो भी हमारा किरदार है, क्या हम वहाँ पे अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं? क्या हम उसको वहाँ रोक सकते हैं? एक मैंने बंदे से पूछा था कि जो सिगरेट छोड़ी थी उसने रिसेंटली, मैंने उससे पूछा भाई कैसे छोड़ी तूने? बहुत अच्छी बात है छोड़ दी। उसने कहा मैंने जब छोड़ी ना, मैंने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैंने कहा अच्छा तो? बोला उससे हुआ ये कि अगर अब मैं पीऊँगा ना तो मेरी अना पे बात आ जाएगी कि हर दूसरा बंदा बोलेगा तू तो छोड़ चुका था, तू तो बहुत ही काहिल निकला। उसने हर किसी को बता दिया पहले दिन कि मैंने छोड़ दी है। अच्छा, फिर मसला ये हुआ कि अब लोग क्या बोलेंगे, थू थू होगी। ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर उस तरह से अगर चीज़ों को शुरू किया जाए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद आते हैं आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और इंसदादे मंशियात के हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बातचीत का सिलसिला जारी है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान साहब हमारे साथ हैं, जैन गोपलानी साहब हमारे साथ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, वो लोग जिनका ये कहना है कि मतलब एक ऐसा तबका है, मैं आपको दूसरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, जो बिज़नेस की टेबल पे जिन्हें शराब पीनी होती है, ठीक है, और वो समझते हैं कि हमारे सारे जो ताल्लुकात हैं, जो काम है, गुफ्तगू है, उसमें उसका ये हिस्सा है, हम उसमें अपने डिस्कशन में ये करते हैं। इसी के साथ एक और तबका है जो ये समझता है कि मुझे नशा करने से कोई एक किसी भी कोई नशावर एक चीज़ से मेरा वज़न कम होता है। इसी के साथ एक और तबका है जो ये कहता है कि हमें ये नशा की ये चीज़ें, ये कोई भी टैबलेट या कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं हम, तो हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना शुरू हो जाता है, हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, हमें चीज़ें याद रहना शुरू हो जाती हैं, हम अपनी पढ़ाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं।
तो मतलब आप ये जो लोगों की जस्टिफिकेशंस हैं इनको आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या वाकई इनसे दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है? सर फ़हीम साहब, मैं आपको बताऊं, जो हमने रिसर्च किया, जो हमने पढ़ा, उसमें जितने नशे हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी वजूहात हैं। यानी जो लोग बताते हैं इस वजह से देखें, हम बेशुमार किताबें, इन्हीं लाखों करोड़ों किताबें लिखी। मैंने खुद 4 बुक्स लिखी हैं। एक अभी यूएसए में, अमेरिका में लॉन्च होगी बुक। बात यह है कि जो सबसे बड़ी बुक है ना दुनिया की, वो है कुरान पाक, जिसने तमाम चीज़ें सिखा दी हैं, हमें नहीं। वो उस किताब को यूरोपियन अमेरिकन उस किताब का यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी कुरान पाक की किताब को इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, बात यह है कि उसमें एक एक चीज़ बता दी है ना कि आप धोखे में रहेंगे, आप ये रहेंगे, आप वो रहेंगे। ये अपने को धोखा देने वाली बात है। देखिए, जितना रिज़्क लिखा है हमारे नसीब में, वो अल्लाह ताला हमें हर सूरत में देगा। आप चाहें ये काम कर लें, वो कर लें, जो लिख दिया गया है वो तो होगा। कोशिश करना फ़र्ज़ है जो लिख दिया गया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि लोगों की एक्टिविटीज़ चेंज हो गई हैं। पहले हेल्दी एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स होते थे, डिफरेंट फैमिली, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। नानी दादी ये कहानियाँ सुनाती थी कि वो भलाई की कहानी होती थी, अच्छी कहानी, एक नसीहत होती, तरबियत होती थी। अब तरबियत क्या है? मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लिया, सब घर वाले आपस में बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और दूर वाले बहुत करीब है। वो अमेरिका में बैठा हुआ है कोई, वो आपके करीब है, और जो बराबर में आपकी माँ बहन बाप बैठा हुआ है वो आपसे बहुत दूर है। तो ये तो हमारे एक सिस्टम का और ये इस दौर की एक सबसे बड़ी खामियों में से एक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि क्या वाकई दिमाग ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, क्या वज़न कम हो जाते हैं, हमारे मसाइल हल होना शुरू होते हैं? बात सुनिए, इन बातों में कोई सदाकत है? देखें, होता ये है कि इसमें मैं कुछ नाम इसलिए नहीं लूँगा कि लोग उस ड्रग्स को इस्तेमाल करें। कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, उनसे आप जैसे आप डेली सोने वाले, एक कुदरत का उसूल है कि जी इतने बजे, इतने बॉडी ने इतने घंटे काम करना, इतने घंटे सोना है। वो मेडिकल भी ये करती है। जब आप कायनात से लड़ेंगे ना, या वो मेडिकल, अभी जो रिसर्च है मेडिकल की, उसने साबित कर दिया इतने घंटे सोना। अब क्या है कि आपने एक ड्रग्स ले ली, वो आपको जी 3 दिन जगह, ये 4 दिन जगह आती है, नींद नहीं लाती है। जो आप बोले ना एक्टिव करना, जी एक्टिव कर रही है, उसका एंड देखें क्या होता है ना। अच्छा, ये तो उसका फ़ायदा हो गया कि ठीक है नींद नहीं आती, अगर आपको नींद नहीं चाहिए तो नुकसान क्या है उसका? सब उसके नुकसानात, आप वो जो ड्रग्स है ना, सबसे पहले तो आपको जाती ही वो आपके लीवर को डैमेज करेगी ना। ओके। जो आप सुन रहे हैं हेपेटाइटिस सी इतना कॉमन हो गया, ड्रग यूजर्स में 90% हेपेटाइटिस सी देखा जाता है। हम जो सबसे पहले टेस्ट कराते हैं वो हेपेटाइटिस सी का करवाते हैं, टीबी का चेस्ट एक्सरे कराते हैं। जब भी हम कोई पेशेंट लेते हैं उसके 3-4 टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी नंबर 1 है। अच्छा, फिर आप किडनी, एक पेन किलर आप खाते हैं तो किडनी को डैमेज करती है। ये तो देखें, जो हेरोइन है ना, 1874 में बनी थी एज ए पेन किलर। जब हार्ट अटैक होता था किसी को तो डायमॉर्फिन, इसका लिक्विड में नाम डायमॉर्फिन है, डायमॉर्फिन हम इंजेक्शन के तौर पे हार्ट अटैक के पेशेंट को दिया जाता था। आज भी पेशेंट को दी जाती है? जी बिल्कुल। अब आज भी पेन किलर। अच्छा, अब लोगों ने जो पेन किलर इंजेक्शन है ना, वो एडिक्शन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मेरे पास एक लड़की पेशेंट थी, उसकी डेथ हो गई, 21 साल की थी, बड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको पेन हुआ, इसके मैदे में पेन हुआ, डॉक्टर ने उसको एक इंजेक्शन लगा दिया। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने सुन लिया। अब वो मालूम है जब दर्द होता है वो जाके इंजेक्शन लगवा लेती है, खुद लगाना शुरू कर दिया उसने। फिर उसकी तादाद बढ़ते वो उसकी एडिक्ट हो गई उस इंजेक्शन की ना। उसने अपने को छल निकल लिया, हाथ उसके हिप छल निकल ली उसकी ना, आखिर में उसकी ओवरडोज होकर डेथ हो गई। ठीक है। मैं भी कुछ दिन पहले एक ऐसी एक साहब से मिला मैं, तो उनके साथ कोई उनकी एक फ्रेंड भी थी। मुझे उसे देख के बहुत तरस आया। यहाँ से ऐसे हाथ कटे हुए थे और ताज़े स्टिचेस लगे हुए थे, और वो खातून का नशा टूट रहा था ऐसे कि क्या हो रहा है इन्हें। तो वो कहते मुझे एक नशा है वो करना है, और उसके लिए ये बस वहाँ से जाना चाह रहे थे क्योंकि चलें यहाँ से चल। तो मुझे वो याद आया कि इस तरह के हमने दोस्त देखे हैं अपने। रात को कभी दोस्तों के साथ होते हैं तो सिगरेट का पैकेट जो है उसमें से सिर्फ एक सिगरेट होता है, वो भी ख़त्म हो चुका होता है, तो अब ढूंढना कुछ भी नहीं होता, तो वो उसे टेंशन हो रही होती है, ये
हाँ, मैं कुछ कर सकूं, कुछ लेके आ जी, सकूं, जी। तो वो एक क्रेविंग वाला जो है ना, ये मामला चल रहा होता है। और इसको खैर यही इसके नुकसान है, और इनके लिए जो है ना बहुत कुछ जो है ना इंसान आगे भी जाता है। एक कॉलर हमारे साथ, कॉलर नहीं, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट लियाकत अली खान, वो लाइन पे मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, आप खैरियत से हैं? बेहतरीन। मुझे ये बताइए कि ये जो नशा जो है वो इतना आम होता जा रहा है, और ये अभी वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी कि ये मतलब डिफेंस के इलाके में और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ये शीशा वगैरह ये सब कुछ बैन है, वो इतना आसानी से कैसे मुयसर हो जाता है वहाँ पे? वो किन की लापरवाही और किन की करप्शन की वजह से हो रहा है? कुछ थोड़ा सा गाइड करेंगे? जी बिल्कुल फ़हीम भाई, आपने दुरुस्त फरमाया कि ये जो नशा है बिल्कुल सरेआम और डिफेंस के इलाकों में और दूसरी जो कच्ची आबादीज़ हैं वहाँ पे जो है ये सरेआम मिलता है, और जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनकी एक्सेस तो जो है बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें, अगर आइस के नशे की आप बात करते हैं तो वहाँ आप डिफेंस के अंदर देखें कि आइस के लिए जो है ना वहाँ पे बड़े बड़े जो है ना होटल्स खुले हुए हैं, वहाँ पे इसके अलावा फ्लैट्स रखे हुए हैं लोगों ने, वहाँ पे लोग जाते हैं, सरेआम पैसे भी देते हैं, नशा भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप हेलो जी जी, इसके अलावा अगर आप देखें कि मंशियात का जो दूसरा नशा है जैसे हीरोइन है, चरस है, ये भी सरेआम जो है ना मिल रही है। देखिए, जो मंशियात फरोश हैं इनका एक पूरा नेटवर्क होता है, और इन्होंने जो है ना, जो हमारी मुतलका पुलिस होती है, इनके जो बीटर्स होते हैं उनके साथ मिलके ये जो है ना वो नशा वगैरह जो फरोख्त करते हैं, पुलिस को भी मंथली जारी होती है। देखिए, ये हमारी पुलिस की और रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो नशे की लत है इसको ख़त्म किया जाए। जिस तरह आज हम आलमी दिन मना रहे हैं कि इन मंशियात का आलमी दिन मना रहे हैं और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और इसमें आपने जैसे एक स्लोगन रखा है जी, हमारी जिम्मेदारियाँ, मंशियात का आलमी दिन हमारी जिम्मेदारी। देखिए, हमारी जिम्मेदारी ये है कि अगर हम कहीं पे देखते हैं कि कोई मंशियात फरोख्त हो रही है या कोई गलत काम हो रहा है, तो हम रियासत को उसके बारे में इन्फॉर्म करें या मुतलका पुलिस को इन्फॉर्म करें। जब वो मुतलका पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो आप और मैं क्या कर सकते हैं? ऐसे सर, ये बेशुमार केस- मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो शोबे हैं, इन्हीं की वजह से तो ये इतनी हवा मिली हुई है। देखिए, जो नार्को टैक्स हमारी बनी हुई है, जो हमारी पुलिस है अपना नार्को टैक्स की जो है ना, वो तो देखें बॉर्डर्स के ऊपर खड़े हुए हैं, जो गाड़ियां जो है ना वो चाहे वो क्वेटा से आ रही हैं या पंजाब से आ रही हैं या सरहद से आ रही हैं, उनकी गाड़ियों के अंदर भी मंशियात जो है ना वो सप्लाई होती है। उस वक्त जो लोग वहाँ चेक पोस्ट के ऊपर होते हैं उनको पता होता है, और वो किस तरह लेके आते हैं ये भी उनको पता है। देखिए, ये जो धंधा है एक बड़े अरूज के ऊपर है, इसके ऊपर क्योंकि पैसा बहुत है, और ये जो मंशियात फरोश होते हैं, जो लोग इनके खिलाफ बात करते हैं या जो इनकी कंप्लेंट्स करते हैं, इवन के उनके खिलाफ ये केसेस भी बनवा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं। और ये जो मंशियात है, आप यकीन करें, इसने हमारी बिल्कुल नौजवान नस्ल को तबाह करके रख दिया है ना। और हर दूसरा बंदा जो है वो इस लत का शिकार है, वो चाहे वो आइस का नशा हो, अगर उसको नहीं मिलता तो वो बीमार हो जाता है। या इसके अलावा जो है ना जो चरस है, अफीम है, हीरोइन है, ये सरेआम जो है ना, ये हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये पहले जो है ना, ये अब दोस्त होते हैं, दोस्तों के ग्रुप बनते हैं। पहले एक शख्स पीता है, दूसरे को मुफ्त में पिलाता है। जब वो उसकी आदत बन जाती है तो उसके बाद फिर जो है वो अपनी जमा पूंजी जो है ना वो सारी लेके जो है ना मंशियात फरोश में घर से चढ़ जाता है। सही। जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं तो उनका फिर आलाकार बन जाता है, उनके लिए मंशियात फरोख्त करता है, क्योंकि उनको जो है ना मुफ्त में मिल रही होती है और उनकी जो लत है वो पूरी हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हमारे जो है ना इस लत का शिकार हुए हैं, जिनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है। जो पढ़े लिखे थे, जिनने आगे जाके डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, सही। वकील बनना था, वो इसके जो है ना ठीक है। शिकार हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ ये बताइए कि अगर कोई नशे का कारोबार कर रहा है या कोई इस तरह नशा फरोशी के किसी काम में लगा हुआ है, तो उसकी सज़ा क्या है अगर वो पकड़ा जाता है तो पाकिस्तान में? देखिए, उसकी मुख्तलिफ जो है ना सजाएं हैं। अब इसमें FIR जो कटती है, अगर 100 ग्राम से कम जो है अगर किसी के पास कोई हीरोइन या चरस बरामद होती है, उसमें सेक्शन 69A लगता है। अगर 100 ग्राम से ऊपर लगती है, ऊपर अगर मिलती है तो 69B लगता है, उसकी सज़ा अलग है। 69A की सज़ा अलग है। और अगर उससे जो है ना वो 200 ग्राम से ऊपर मिलती है, किलो है, 2 किलो, उसके लिए फिर जो है ना 69C लगती है ना। नहीं तो ये तो 100 ग्राम तो जो आम पीने वाले जो लोग हैं उनके पास तो 100 ग्राम कभी भी नहीं होता होगा। 100 100 ग्राम भी तो मेरा होता ख्याल है। अच्छी खासी तादाद मकदार होती है ये तो। इसमें तो 2-2 किलो तक मिलती है लोगों के पास, अच्छा। 4 किलो तक मिलती है, बोरियां तक मिल जाती हैं जो ना ये जो स्मगलर होते हैं उनके पास। आओ, और अच्छा। इनके लिए कराची के अंदर मंशियात की 2 कोर्टें हैं जो ना, उनको हम नारकोटिक्स की कोर्ट कहते हैं। जो स्पेशल जजेस हैं वहाँ पे इनके केसेस चलाए जाते हैं मुलजमान के खिलाफ। जो मुतलका थाना होता है जहाँ पकड़े जाते हैं,
वो इसकी FIR दर्ज करता है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पेश करते हैं। फिर इसकी जो चार्जशीट आती है 14 दिन के बाद जो है ना वो कंसर्न कोर्ट में भेज दी जाती है। वहाँ पे जो है ना उनका ट्रायल होता है और वहाँ से उनको बेल होती है। एक पहले वहाँ CNS कोर्ट सही, होती थी, सही, आजकल सही। इसके जो इख्तियारात हैं वो सेशन जज को दिए हैं। अगर बिल्कुल सेशन ठीक है। जज से बेल नहीं होगी तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया लियाकत अली खान साहब, आपने हमें काफ़ी मुफीद मालूमात फराहम की हैं। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं, ज़ैन गुपलानी साहब से बात करेंगे हम। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और ज़ैन गुपलानी साहब से अब हम बात कर रहे हैं कि आज हम इंसदाद मंशियात के हवाले से बात कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ज़ैन साहब ये बताइए कि अच्छा, एक मिनट, आपसे सवाल करने से पहले मैं दोस्तों को ये बता दूं कि आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा। और जो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान साहब हैं, ये पाकिस्तान भर में मरीज़ों का इलाज करते हैं और मुफ्त इलाज करते हैं। आपको बड़ी बेहतरीन रहनुमाई कर दे जो है ना वो आपकी कर सकते हैं। अगर आपको ख़ुद किसी नशे के हवाले से, आप किसी लत में आप मुब्तला हैं, या आपका कोई प्यारा या कोई अजीज़ आपका अगर इस आदत में है, तो आप उसके हवाले से मशवरा ले सकते हैं, आप सही रहनुमाई हासिल कर सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान से। अच्छा, इंटरनेट के ज़रिए मंशियात की फ़रोख्त में आसानी पैदा हुई है। ओके, ठीक है, ये एक ख़बर है। सही है। और क्या इंटरनेट के ज़रिए जहाँ ये आसानी पैदा हो गई है फ़रोख्त में, तो वहाँ लोगों को गिरफ्तार करने में भी तो आसानी पैदा बिल्कुल हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, है ना। तो बिल्कुल। ज़रा इस हवाले से थोड़ा बताइए कि ये नया दौर, ये इस ड्रग्स माफिया को और मतलब ड्रग्स एडिक्ट जो लोग हैं इनको किस तरह हवा दे रहा है? यार टेक्नोलॉजी तो एक्चुअली आपके काम आ सकती है इसको कर्टेल करने के लिए पूरी तरह। मिसाल के तौर पे अगर आप, सिंपल सी बात ये है कि आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, हर चीज़ एक्सेस की जा सकती है बाय द की सर्च वर्ड्स, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अगर आपने एक चीज़ लिखी कि यार मुझे बेस्ट ग्रीन टी चाहिए, तो आपने गूगल पे लिख लिया उसको, सिंपल फॉर एग्जांपल, वहाँ पे उसकी एड सर्च आपको बेस्ट रिजल्ट दे देगी जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स होता है और प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ये चीज़ें आसानी पैदा करती है। द पॉइंट इज कि क्या हम इसको रोकना चाहते हैं या नहीं, दैट्स माई कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, जो ये बात कर रहे हैं कि कैफेज में बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, CCTV कैमरास कितने मुश्किल है, हर जगह लगे हुए, बहुत मोस्टली लगे हुए होते हैं। क्या वजह है कि डकैती की CCTV कैमरास दिख जाती है, क्या इसकी नहीं दिखती होगी CCTV कैमरास आपको? हर चीज़ अवेलेबल होती है फिलहाल यहाँ पे। यहाँ ये भी वजह समझ में आती है कि आप उसको रोकने के लिए सिस्टम मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, आप रोकना नहीं चाहते। दैट्स द पॉइंट। आप रोकना चाहते हो नहीं रोकना चाहते हो। एंड वही बात जो सने कि अगर इट्स अ बिग माफिया, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, एंड ट्रस्ट में अगर आपको उनके बजट मालूम पड़े, आपके मुल्क के बजट से ज़्यादा पैसा है इनके पास, ठीक है, ये हकीकत है। बल्कि पिछले दिनों तो एक वीडियो भी आई हुई थी, वो कोई खान साहब थे, वो अपने हिसाब से मशवरा दे रहे थे कि अगर तुमने मुल्क का कर्जा उतारना है तो पूरे पाकिस्तान में चरस का कारोबार जो है उसको बड़ा नहीं, ये बात सच है। अगर आप कर लें, अगर आपके नॉर्दर्न एरियाज में एक्चुअली इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, अगर आप ये एक्चुअली करते हैं तो शायद आप कर्जे चुका भी सकें। वो कह रहे थे कि हम तो वैसे भी सूद अदा कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं, तो ये उसका तो ये समझने की बात है, ठीक है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मोहर्रम हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं मोहर्रम बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे मोहर्रम साहब? सर ये मैं ये कह सकता हूँ कि अनपढ़ आदमी हूँ मैं, बाकी ये कह सकता हूँ कि किसी से भी अगर कोई शिकायत की जाती है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है जी, तो आप शिकायत हम किससे करें? किस हवाले से? ये मनशियात के हवाले से। मनशियात के हवाले, मनशियात फरोशी के हवाले से? जी 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 जी। ठीक है, मैं अभी अपने मेहमानों से बात करता हूँ, इस हवाले से आपको बताते, गाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मोहर्रम साहब, बहुत शुक्रिया। अब बाकी अगर कोई ऐसा किसी को पता हो, कोई देख रहा हो अपनी आंखों के सामने कि ये नशा बिक रहा है, नौजवानों को लगाया जा रहा है हमारे मोहल्ले इलाके में, तो आपको पता भी है कौन शख्स है, तो उसकी आप कैसे शिकायत कर सकते हैं? हाँ, उसका सिलसिला ये है कि मैं आपके चैनल पे पहले भी आया हूँ और आपके चैनल की बड़ी मेहरबानी कि वो बुला लेते हैं हम जैसों को, तो काबिल तरीन आदमी है इस हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान के। तो उसमें ये कि हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये कि पाकिस्तान में कहीं भी
किसी भी जगह आपको कोई भी शिकायत है, कोई भी इलाज की ज़रूरत है या इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, जी इधर ड्रग्स बिक रही है, इधर जो भी नहीं सुन रहा, तो मेरा मोबाइल नंबर है 0300 22 90632 0300 22 90632। इस पे आप मुझे कॉल कर दीजिए और जो भी यानी पाकिस्तान में कहीं भी सियालकोट कहीं भी इलाज के मेरे कांटेक्ट में पूरे पाकिस्तान के जो ड्रग ट्रीटमेंट तो आप सेंटर हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं। मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ कि फ़लाँ सेंटर में उनका नंबर दे सकता हूँ, उनको उन लोगों को बोल सकता हूँ कि ये आ रहे हैं तो इनकी हेल्प की जाए, जो भी मैक्सिमम हेल्प हो सके। पाकिस्तान में कहीं भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो ना, सही सही, तो या मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो लड़की कोई भी हो, या कोई बिक रही आप देख रहे हैं कि इलाके का SHO नहीं सुन रहा, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, या कोई चीज़ भी है, आप मुझे कॉल कीजिए, उसके जो भी ऊपर बाला हैं उनसे हम बिल्कुल सही बात की जा सकती है। सही है। तो किसी भी पेशेंट के हवाले से भी आप पूछना चाहते हैं तो आप ये नंबर जो डॉक्टर साहब ने लिखवाया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अच्छा जैन गोपलानी साहब, आप कुछ एक आध जुमले में अगर कुछ कहना चाहें, पैगाम देना चाहें। आई गेस मोर लाइक कि अगर मेरे आसपास के लोग मौजूद हैं जो कि शायद इस चीज़ से मुब्तला हैं, तो इंडिविजुअल जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। टू बी ऑनेस्ट, मैं तो कभी नहीं मानता था कि सिस्टम कुछ करेगा, ना मैं आज मानता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं अपने मुल्क को भी जानता हूँ, अपनी कौम को भी जानता हूँ। ठीक है, यानी कि हम लोग खुद जो है ठीक है। वो दूसरी बात ये कि जो कंप्लेन की भाई ने फ़ोन में बात की, बहुत देखा है आपने भी, मैंने भी, कि आप वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें, फिर आप देखें रिजल्ट कैसे आता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया की ताकत है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया और आप दोस्तों का भी बेहद शुक्रिया कि आपने हमें बर्दाश्त किया 2 घंटे। आपसे इंशाअल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।